गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि वेक्टर क्या होते हैं और वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जो अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो प्रेजेंट होना चाहिए क्लोनिंग वेक्टर में, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, मल्टीपल क्लोनिंग साइट प्रेजेंट होनी चाहिए जिससे अपन है वो एक ही जीन को है वो उसमें बहुत सारे मल्टीपल साइट में अपन उसको क्या कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होनी चाहिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए, जिससे वो एक पर्टिकुलर पोजीशन से उसको कट कर सकें। मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉन असेंशियल डीएनए होना चाहिए, मतलब उसमें कोई अगर उसके काम का नहीं है वेक्टर के अगर वो वाला पार्ट, तो वो वाला पार्ट उससे क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और उसके स्थान पर अपना जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। इसके अलावा जो वेक्टर की साइज है वो भी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि छोटा साइज होगी तो उसको इजीली क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टी थी कॉपी नंबर है वो वेक्टर का क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, जिससे एक ही होस्ट सेल में अगर मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होगी तो उसको अपन को कम समय में है वो एक जीन की बहुत सारी कॉपीज हैं वो जल्दी से अपन प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन आज बात करते हैं वेक्टर्स फॉर इकोलाई। इकोलाई आपको पता है कि एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के लिए अपन कौन कौन से वेक्टर जो काम में लेते हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो वेक्टर अपन काम में लेते हैं, जो प्लाज्मिड आपका बैक्टीरिया में पाया जाता है उसके ऊपर बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर। अब ये प्लाज्मिड क्या होता है, व्हाट आर प्लाज्मिड? तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि प्लाज्मिड है वो एक नेचुरली अक्रिंग कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल पार्ट होते हैं बैक्टीरिया के और वो ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट कर सकते हैं, जो कि आपके प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं सेल में और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं। लेकिन अपन जो नेचुरली अक्रिंग प्लाज्मिड है उसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर काम में नहीं ले सकते, क्योंकि जो नेचुरली अक्रिंग प्लाज्मिड है उसमें जो एक क्लोनिंग वेक्टर के लिए आवश्यक कैरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए, जो अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, वो नहीं होती है। जैसा कि उसकी एक तो साइज होती है वो क्या होती है, लार्ज होती है। दूसरा उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और उसका कॉपी नंबर क्या होता है, कम होता है। तो ये दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें या प्रॉपर्टीज है जो नेचुरली अक्रिंग प्लाज्मिड में प्रेजेंट नहीं होती है। लो कॉपी नंबर, एक उसकी लार्ज साइज और एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब ये प्रॉपर्टीज नहीं होने के कारण अपन इसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि लो कॉपी नंबर होगा तो उसको अपने को किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट की या टारगेट जो अपना डीएनए है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अगर उसका हाई कॉपी नंबर होगा तो वो कम समय में अपने को मल्टीपल कॉपीज प्राप्त हो जाएगी। दूसरी है लार्ज साइज। लार्ज साइज होने की वजह से अपन क्लोनिंग वेक्टर है वो उसको अपन इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जो होस्ट सेल हैं उसमें अगर अपन इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं तो उसमें वो उसको लार्ज साइज होने की वजह से उसमें इजीली इंसर्ट नहीं हो पाता है। थर्ड, उसमें एब्सेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होने की वजह से अपन ने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, अगर अपन उसको वापस आइसोलेट करना चाहते हैं तो उसके बारे में पता नहीं लगा सकते कि अपन ने कौन सी जीन इंटरेस्ट करवाई, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवाई थी, उसको कैसे आइसोलेट करेंगे। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज एब्सेंट होने के कारण अपन नेचुरली अक्रिंग जो प्लाज्मिड है उसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर काम में नहीं लेते हैं। इसलिए जो नेचुरली अक्रिंग प्लाज्मिड होता है उसमें कुछ करेक्टर्स इंसर्ट करके एक आर्टिफिशियली प्लाज्मिड डिजाइन किया जाता है।
जिससे वो इजीली उसमें रेप्लिकेट कर सकता है और उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इंट्रोड्यूस करवा देती है, फिर उसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर काम में लिया जाता है। तो जो फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर हैं प्लाज्मिड के ऊपर बेस्ड, वो है आपका PBR 322। कौन सा है? PBR 322, जो मोस्ट कॉमनली आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज ए क्लोनिंग वेक्टर काम में लिया जाता है और एक प्लाज्मिड के ऊपर वो बेस्ड है। और किसके अंदर रेप्लिकेट करता है ये? अपन जब होस्ट सेल जैसे इकोलाई अपन यहाँ पे इकोलाई के लिए वेक्टर यूज में काम में ले रहे हैं, तो होस्ट सेल क्या होगी? इकोलाई में अपन उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उसके अंदर वो इजीली क्या करेगा? रेप्लिकेट कर सकेगा। इसमें ये जो PBR 322 है, ये सबसे पहला आर्टिफिशियली डिजाइन किया गया या डेवलप किया गया क्लोनिंग वेक्टर है, जो 1977 में डेवलप किया गया था। दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन से? बोलीवर एंड रोड्रिगज नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डेवलप किया गया था। किससे? एक जो नेचुरली अक्रिंग प्लाज्मिड है जो इकोलाई सेल्स में पाया जाता है, कोल E1 प्लाज्मिड, उसको कुछ जीन इंसर्ट करवा करके इसको डिजाइन किया गया था। अब इसमें इसका नाम PBR 322 क्यों पड़ा? तो इसमें P का मतलब है प्लाज्मिड, P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड। B और R दो साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने, मैंने आपको अभी बताया कि इसकी खोज की थी या डेवलप किया था। कौन कौन? बोलीवर और रोड्रिगज। तो B स्टैंड्स फॉर बोलीवर एंड R स्टैंड्स फॉर रोड्रिगज, दोनों क्या हैं? साइंटिस्ट हैं। 322 है वो इसका डिस्कवर नंबर है। जैसे एक ही लेबोरेटरी में मान लीजिए कि कोई बहुत सारे क्लोनिंग वेक्टर डिजाइन किए गए हैं, तो एक क्लोनिंग वेक्टर को दूसरे क्लोनिंग वेक्टर से डिफरेंशिएट करने के लिए उसको एक नंबर दे दिया जाता है। वो नंबर है इसका 322। मीन्स इट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अदर प्लाज्मिड विच आर डेवलप्ड इन द सेम लेबोरेटरी। तो उसको दूसरे प्लाज्मिड से डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए उसको एक नंबर दिया जाता है पर्टिकुलर, वो नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब जो ये आर्टिफिशियली क्लोनिंग वेक्टर डिजाइन किया गया था, उसकी साइज कितनी थी? PBR 322 की 4362 बेस पेयर, मीन 4.3 किलो बेस पेयर इसकी साइज थी, जो कि एक ही बहुत ही स्मॉल साइज थी। और इसका कॉपी नंबर भी क्या है? वो हाई है, मतलब 20 से 30 कॉपी पर सेल हैं। वो एक प्रोकैरियोटिक सेल जो आपकी इकोलाई है उसमें मेंटेन रख सकते हैं। कैसे? जो अपन जब इसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं वेक्टर को, किसमें? इकोलाई में। तो इकोलाई की सेल्स को अपन ऐसे मीडियम में ग्रो करेंगे जिसमें क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक हो। क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक क्या करती है कि जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस है या जो आपका RNA सिंथेसिस मशीन्स को, जो आपका 16S RNA और कौन कौन से 28 SS RNA होते हैं, उनको ये हैं RNA के सिंथेसिस को क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती है, जिससे इसका कॉपी नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है प्लाज्मिड का, जबकि इकोलाई सेल्स हैं वो उसी स्टेज में मेंटेन रहती है ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ RNA सिंथेसिस बाय क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक जीन। अब इसका जो डिजाइन है, जो आपका वेक्टर PBR 322 है, उसका डिजाइन अपन देखें तो उसका डायग्राम ये, तो इसमें आपका इसकी जो टोटल साइज है वो कितने बेस पेयर की है? 4362 बेस पेयर। इसमें यह आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जो आपको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद में इसके रेप्लिकेशन में क्या करता है? हेल्प। सेकेंड, इसमें दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। एक है इधर आपका एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन और इधर है आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जब अपन इसमें जीन ऑफ इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और ई कोलाई सेल्स में ये रेप्लिकेट करती है, और रेप्लिकेट या जो कल्चर करते हैं फिर उसको री आइसोलेट करते हैं, तो उस टाइम में अपने को हेल्प मिलती है इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से। मान लीजिए कि जैसे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आपने इस वाली टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में इंसर्ट करवाया, तो इससे क्या हो गया कि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो आपका रिकॉम्बिनेंट सेल है जो होस्ट सेल में है वो आपकी
रिकॉम्बिनेंट सेल है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के प्रति क्या हो जाएगी, सेंसिटिव। अब अपन अगर मान लीजिए कि एक ऐसा मीडियम है जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी रखी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी रखी हुई है, तो ऐसी सेल्स जिनमें जीन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है वो सेल्स दोनों मीडियम पे ग्रो करेगी। कौन से मीडियम पे, दोनों मीडियम, क्योंकि उनमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वाला भी आपकी फंक्शनल होगी और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी फंक्शनल होगी, इसलिए वो दोनों उस मीडियम पे ग्रो करेगी जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है। लेकिन कोई ट्रांसफॉर्म सेल है जिसमें अपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में इको आर1 या कोई भी, ये जो इतने इको आर1 है, क्ले फर्स्ट है, हिंद थर्ड है, बाम एच1 है, एसएल फर्स्ट है, ये सारे क्या हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर इन रेस्ट्रिक्शन साइट इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में है और वहां पे अपन ने टारगेट जीन को इंट्रोड्यूस करवाया है, तो अब टेट्रासाइक्लिन बनाने वाली जीन क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी और इसका सिंथेसिस नहीं होगा। इसलिए जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल हैं, जब अपन उसको टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो करेंगे तो वो एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे तो ग्रो करेगी लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के प्रति क्या होगी, सेंसिटिव होगी, क्योंकि इसमें अपने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे ये जीन क्या होगी, डिस्टर्ब हो गई, और डिस्टर्ब होने की वजह से ये टेट्रासाइक्लिन के प्रति क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंट सेंसिटिव, जिससे यह उस मीडियम पे ग्रो नहीं करेगी जिसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। लेकिन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस कंटेनिंग जीन मीडियम पे ये ग्रो कर जाएगी। तो जिसको अपन कहते हैं रेप्लिका प्लेटिंग या सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स कैसे करते हैं, उसमें ये हेल्प करती है आपकी कौन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो ये आप समझ गए कि कैसे अपन जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कैसे कैसे ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपका रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस होने के बाद में ये आपके सिलेक्शन में पता लगेगी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई है। अगर आपने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में अगर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया है तो ये वाली जीन डिस्टर्ब हो जाएगी, और जब अपन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन कंटेनिंग मीडियम पे अगर उसको ग्रो करेंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ये वाली जीन अब डिस्टर्ब हो गई थी, जिससे ये उसके प्रति सेंसिटिव हो जाएगा, और सेंसिटिव होने की वजह से उसमें ट्रांसफॉर्म सेल या अपनी क्लोन्ड जीन है वो ग्रो नहीं करेगी, ओनली टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पर ही ग्रो करेगी। इस मेथड को कहते हैं अपन रेप्लिका मेथड, जिसके द्वारा अपन ट्रांसफॉर्म सेल का पता लगाते हैं कि किस सेल में है वो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है। अब जो इसका एक ही ड्रॉबैक है कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि एक स्मॉल साइज का, मतलब अपन 15 किलो बेस पेयर या 4.2 किलो बेस पेयर तक का ही जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर इससे लार्ज साइज का अपने को जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवाना है तो कोई दूसरा वेक्टर काम में लेना पड़ेगा, इसलिए यह केवल ओनली स्मॉल जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी साइज कितनी 4.2 केबी तक हो या इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा हो, उसी के लिए इसको एज ए क्लोनिंग वेक्टर काम में लिया जा सकता है। इस ड्रॉबैक से दूसरे क्लोनिंग वेक्टर को काम में लिया जाता है जो बी प्लाज्मिड के ऊपर ही बेस्ड हैं, और वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है PUC, P फॉर प्लाज्मिड, U फॉर यूनिवर्सिटी और C फॉर कैलिफोर्निया, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की लैब में उसको डिस्कवर किया गया था। तो उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में अपने को फिर से पूछेंगे।